गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, जुम्मा मुबारक। उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज है हमारा हफ्ते का आखिरी शो और बहुत एनर्जी के साथ हम मौजूद हैं। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी न्यूज़ है आपके लिए। मैं हूँ नजफ राजा और मेरे साथ हैं सुबह बखैर। मैं हूँ उज़ैर मलिक और जुम्मे का जो दिन है ये हम सब के लिए बाइस बरकत हो। उम्मीद करते हैं कि आप बिल्कुल ठीक होंगे और दुआ है कि हमेशा आप खुशो खुरम रहें। जैसा कि आप जानते हैं हम हर रोज़ आपके लिए लेकर आते हैं तफरी और मालूमात से भरपूर एक मुकम्मल पैकेज। तो आज का प्रोग्राम भी कुछ ऐसा ही है, बल्कि आज कुछ ज़्यादा ख़ास होने वाला है। आज के शो में संजीदा मौज़ूआत पर बात भी होगी, जिंदगी को बेहतर बनाने वाले मशवरे भी आपको दिए जाएंगे और कुछ ऐसे लम्हात भी होंगे जो आपके चेहरे पर मुस्कुराहट बिखेर देंगे। यकीनन आप आज के शो को बहुत पसंद करने वाले हैं और भरपूर एंजॉय भी करेंगे। प्रोग्राम में सबसे पहले हम मौसम के हवाले से बात करेंगे, आपको बताएंगे वेदर अपडेट्स क्या चल रही हैं। मानसून का स्पेल, 5वां स्पेल जारी है, तो आइंदा 24 घंटे में खतरनाक सूरत हाल इख्तियार करने जा रहा है। ये अलर्ट के हवाले से भी हम बात करेंगे, किन किन इलाकों में क्या क्या सूरत हाल होगी। एक्सपर्ट हमारे साथ होंगे, इन डिटेल इस पर तबसरा करेंगे और साथ ही साथ मुल्क की सियासत पर भी बात करेंगे। 9 मई की सजाओं और नाअहलियों ने तहरीक इंसाफ को हिला कर रख दिया है और मजीद 196 मुल्जिमान को सजाएं सुना दी गई हैं। PTI की आइंदा की हिकमत अमली क्या होगी, इस पर भी बेलाग तज्जिया होगा। प्रोग्राम में आपको हम मिलवाएंगे सोशल मीडिया स्टार और कंटेंट क्रिएटर तलहा अहमद से, जिन्होंने ना सिर्फ नौजवानों बल्कि वज़ीर आज़म तक को अपना मद्दा बना लिया है। इसके अलावा अब सेहत और फिटनेस तो आपको पता है बेहद ज़रूरी है। तो सेहत के सेगमेंट पे आज हम बात करेंगे कि बॉडी बिल्डर जैसा जिस्म बनाने के लिए कितनी मेहनत दरकार होती है और जो चीज़ें साथ आप इस्तेमाल कर रहे होते हैं जिम के, जिनमें सप्लीमेंट्स हैं, स्टीरॉयड्स हैं, जो कि प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर्स ही यूज़ कर रहे होते हैं, उनका क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, किस तरह से उन्हें इस्तेमाल करना चाहिए। हमारे साथ तो होंगे स्पेशल गेस्ट जो कि इस पर अपनी माहिराना राय देंगे। चीनी के बहरान पर भी बात करेंगे, जहां हुकूमत ने क्रैकडाउन शुरू कर दिया है और क्या इस इकदाम से कीमतों में कमी आ सकेगी। तफसीलन इसका जायज़ा लेंगे, साथ ही साथ आपको दिखाएंगे एक इंटरेस्टिंग रिपोर्ट जहां पर लाहौर के ऐसे ख़ानदान ने इकट्ठे मिल के एक परफ्यूम बनाने का इंतखाब किया है और उनका फ़न है जिसमें बाप, माँ और बेटे, बच्चे शामिल हैं और बेहतरीन अंदाज में इनोवेशन के साथ वो परफ्यूम्स बना रहे हैं। इसके साथ हम बात करेंगे सेहत की। तो मुल्क में 90% शहरी दांतों के मसाइल का शिकार हैं और सही तरह से ब्रश और टूथपेस्ट का इस्तेमाल ना करना, उनका इंतखाब ना करना, ये आपकी दांतों को मुतासर करता है, दांतों की सेहत को मुतासर करता है, मसूड़ों को मुतासर करता है। इस पर हम बात करेंगे मारूफ डेंटिस्ट के साथ। और इस्लामी सेगमेंट पे आज आपको ले चलेंगे हज़रत अम्मार बिन यासिर की हयात मुबारका की तरफ और उनके किरदार से हम क्या कुछ सीख सकते हैं, इस पर होगी एक जामे गुफ्तगू। इसके अलावा कुछ दिलचस्प और वायरल स्टोरीज भी हम आपके साथ शेयर करेंगे जो कि सोशल मीडिया पे टॉप ट्रेंड बनी हुई हैं। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं, क्योंकि कल के रोज़ बड़े अहम फैसले आए हैं, तो सबसे पहले हम मुल्की सियासत को डिस्कस कर लेते हैं। 9 मई के सजाओं और नाअहलियों ने तहरीक इंसाफ को हिला कर रख दिया है। सरगोदा और लाहौर की अदालतों के बाद फैसलाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने भी 9 मई के 3 मुकदमात का फैसला सुना दिया है और मजबूरी तौर पर 196 मुल्जिमान हैं जिनको सजाएं सुनाई गई हैं। ऑपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब, ऑपोजिशन लीडर सेनेट शिबली फराज, जरताज गुल, साहिबजादा हामिद रजा और शेख राशिद शफीक को 10 साल कैद की सजा सुनाई गई है, जबकि फवाद चौधरी, जैन कुरैशी और ख्याल अहमद कास्त्रो समेत 88 अफराद को बरी कर दिया गया है। उधर इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 26 नवंबर एहतजाज केस में 50 PTI रहनुमाओं के वारंट गिरफ्तारी जारी किए हैं, जिनमें साबिक सदर आरिफ अलवी, असद कैसर, हमाद अजहर, आतिफ खान, शिबली फराज, फैसल जावेद और सलमान अकरम राजा समेत दीगर रहनुमा शामिल है। PTI के रहनुमाओं की सजाओं पर तहरीक इंसाफ में शदीद रद्द-ए-अमल सामने आया है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने फैसला मुस्तरद करते हुए कहा है कि PTI को पार्लियामान से निकाला जा रहा है और ये तमाम केसेस सियासी हैं। उन्होंने 9 मई के तमाम अदालती फैसलों को चैलेंज करते हुए कहा है कि ऐवान में वापस आना या बाइकआउट करना है, इस हवाले से जल्द फैसला बानी PTI करेंगे। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने ATC फैसलाबाद के फैसले का खैर मकदम करते हुए कहा कि 9 मई मुल्क की तारीख का स्याह तरीन दिन था। 9 मई का मास्टरमाइंड जेल में है। जो समझते थे वो कानून से बाला हैं, उनके खदशात गलत साबित हुए। 9 मई मुकदमात से मुताल्लिक फेयर ट्रायल चला। उन्होंने मजीद कहा कि फैसला मुल्क में कानून की हुक्मरानी की जीत है।
मुलजिमान को सजा आइन और कानून के मुताबिक हुई है और 9 मई के नाकाबिले तरदीद सबूत मौजूद थे। सजाओं से आइंदा किसी में भी ऐसा करने की जुर्रत नहीं होगी। इसी तमाम तर सूरत हाल पर बात कर लेते हैं सीनियर तज्जियाकार राना मुबशर साहब ने। गुड मॉर्निंग राना साहब, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि 9 मई की सजाओं और नाअहलियों ने PTI को अब हिला कर रख दिया है। फैसलाबाद की अदालत ने मुतादिद सीनियर रहनुमाओं समेत 186 मुलजिमान को सजाएं सुना दी हैं। PTI का अब सियासी मुस्तकबिल आप इस तनाजुर में क्या देखते हैं? देखिए, इट्स हार्ड टाइम्स फॉर PTI और PTI के लिए एक मुश्किल वक्त है और इसमें जो इम्पैक्ट पड़ेगा वो पड़ेगा जनाब नेशनल असम्बली में और प्रोविंशियल असम्बलीज में। सो इसका एक इम्पैक्ट तो होगा, डेफिनेटली होगा इसका इम्पैक्ट। अब इसको ये कैसे हैंडल करते हैं PTI वाले, दैट इज़ येट टू बी सीन। अगर तो इनकी स्ट्रेटजी अच्छी हुई तो फिर तो दे विल मेक इट, अदरवाइज इट्स गोइंग टू बी अ सिचुएशन फॉर देम। और वो उस सिचुएशन से निकलना मेरे ख्याल में PTI के लिए बहुत ज़रूरी होगा, क्योंकि एक जमात है, बड़ी जमात है, उसकी फॉलोइंग भी है और लोगों की यानी कि जो इनके वोटर सपोर्टर हैं उनकी नज़रें जो हैं इनकी स्ट्रेटजी पे लगी होंगी। अभी ये कह रहे हैं कि हम स्ट्रेटजी जनाब आइंदा आने वाले दिनों में बयान करेंगे, सामने लेके आएंगे, तो वो देखते हैं क्या स्ट्रेटजी होगी। लेकिन ये जो फैसले आए हैं इनको डेफिनेटली दूसरी अदालतों में चैलेंज भी किया जाएगा। सो वो चैलेंज जब होंगे ये फैसले तो फिर उसका क्या आउटकम निकलेगा। लेकिन बाय देन क्या ये तो नहीं है कि कई सीटें जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगी नेशनल असम्बली में भी PTI की और प्रोविंशियल असम्बलीज में भी। तो अगर ये सीटें ख़त्म होती हैं तो उसके बाद जनाब हु इज़ गोइंग टू मेक इट। अगर तो वो सीटें ये दोबारा रिटेन ना कर सके, जिसके चांसेस जो है डेफिनेटली कम होंगे, क्योंकि जो भी हुकूमत बैठी होगी अगर बाई इलेक्शंस की तरफ जाते हैं तो फिर एक उसमें से आधी सीटें भी रिटेन कर जाए तब भी ठीक है, नहीं करते तो फिर दोबारा वही बात है कि इट्स गोइंग टू बी अ सिचुएशन फॉर PTI। बट टू सम इट अप, मेरे ख्याल में इट्स हार्ड टाइम्स फॉर PTI एंड इट ऑल डिपेंड्स कि इनकी स्ट्रेटजी क्या होती है। अगर स्ट्रेटजी अच्छी हुई इनकी तो फिर तो ठीक है, अदरवाइज एक प्रॉब्लम है और जिससे इनको गुजरना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक। अच्छा राना साहब, ये भी बताइएगा और नाअहलियों के बाद तहरीक इंसाफ के पास ऑप्शन क्या है? PTI की आइंदा की हिकमत अमली क्या हो सकती है? बैरिस्टर गौहर का कहना है कि जल्द आइंदा के लाहे अमल के बारे में वो ऐलान करेंगे, लेकिन आपकी क्या प्रेडिक्शंस हैं इस हवाले से? करता है कि ये किस तरीके से एहतजाज करते हैं। जो इतलात हैं वो तो ये है कि जनाब जितने MPAs हैं वो अपने हलकों में एहतजाज करेंगे, जितने MNAs हैं वो अपने हलकों में एहतजाज करेंगे और इस तरीके से ये एहतजाज अपना जनाब कराएंगे, रजिस्टर करवाएंगे। लेकिन उसका इम्पैक्ट कितना होगा, उसका इम्पैक्ट अगर नहीं होगा, और इम्पैक्ट होना बहुत ज़रूरी होता है किसी भी गवर्नमेंट के ऊपर, उसका इम्पैक्ट पड़ता है नहीं पड़ता, उसका असर पड़ता है नहीं पड़ता, वो डिपेंड करता है कि कितना मसल शो कर सकते हैं, कितनी मसल पावर स्ट्रीट पे शो कर सकते हैं ये। अगर मसल पावर शो कर सके ये तो फिर तो एक सिचुएशन बनेगी। अगर नहीं मसल पावर शो कर सके तो फिर ये एक मियर एहतजाज होगा और उसी पे मेरे ख्याल में ये उसको रजिस्टर कराने वाली बात होगी कि जनाब एहतजाज हमने रजिस्टर करा दिया है एंड दैट्स इट। और उससे आगे अगर बात चली तो फिर तो ठीक है। जैसे कि अभी यहाँ पे यहाँ पे डिफरेंट किस्म की स्टेटमेंट्स आ रही है विद इन PTI, क्योंकि PTI के अंदर से एक स्टेटमेंट आती है जनाब कि इमरान खान के बेटे जो हैं वो आएंगे, ठीक है। दूसरा कहा जाता है जनाब इमरान खान के बेटे नहीं आएंगे। वो भी PTI के अंदर से आवाज़ें आती है, बाहर से कोई नहीं आवाज़ आ रही होती, अंदर से ही आवाज़ें आती है। एक ग्रुप कहता है जनाब कि इमरान खान के बेटे आएंगे, दूसरा ग्रुप कहता है जी इमरान खान के बेटे नहीं आएंगे। सो देयर इज़ अ कन्फ्यूजन। सो अगर इस सारे एहतजाज को अगर कहते हैं ना कि उसमें अगर ज़ोर डालने की कोशिश की गई तो वो मेरे ख्याल में एक ही सूरत में ज़ोर पड़ सकता है, और वो ये है कि अगर इमरान खान के बेटे जो हैं वो इस एहतजाज में शामिल हो जाते हैं। अगर वो नहीं होते फॉर वन रीज़न और दी अदर, दैट इज़ अप टू द लीडरशिप। इमरान खान पे डिपेंड करता है कि वो इसको कैसे लेके आगे चलते हैं, क्योंकि उनके बेटे हैं। उन्होंने जिस तरीके से अपने वालिद का यानी कि इमरान खान का केस प्लीड करना था अमेरिका में वो तो कर लिया,
लेकिन वो उनको इस सियासत में ला सकते हैं, यानी कि उनको एज अ टोकन भी ला सकते हैं कि नहीं, वो लाना चाहते भी हैं या नहीं। सो वो इट ऑल डिपेंड्स। मौजूदा सूरत हाल में अगर देखा जाए तो इस वक्त तो क्राइसिस है, पीटीआई के अंदर क्राइसिस है, पीटीआई के मसल पावर शो करने में एक क्वेश्चन मार्क है, कर सकेंगे नहीं कर सकेंगे, वो ये सारी सूरतें देखनी पड़ेंगी, वे करनी पड़ेंगी। लेकिन इसमें अगर स्ट्रेंथ आ सकती है एहतजाज में तो वो सिर्फ और सिर्फ मेरे ख्याल में उस वक्त आ सकती है कि इमरान खान के बेटे एहतजाज में शामिल हों। अदरवाइज इट्स गोइंग टू बी अ मियर एहतजाज। बिल्कुल राना साहब, तहरीक इंसाफ 5 अगस्त को एहतजाज अब करने जा रही है, वो तो आपने बता दिया कि एहतजाज किस तरह का हो सकता है, तो आपको लगता है कि कोई बड़ा एहतजाज करने में कामयाब हो सकेगी तहरीक इंसाफ, या फिर वही जो हमने पहले देखा था कि जनाब कुछ रहनुमाओं ने गाड़ी से निकल के वीडियो बनाई और हाजिरी लगवाई जमात के आगे कि जनाब हमने एहतजाज कर दिया, अब हम अपने घरों को वापस जा रहे हैं? ना कि ये लोग अब इलेक्शंस की तरफ जाएंगे, बाय इलेक्शंस की तरफ जाएंगे, तो बाय इलेक्शन में ये कितनी सीटें रिटेन कर सकेंगे, कितनी सीटें निकाल सकेंगे मजीद, जिसके चांसेस जो हैं वो बहुत कम है कि जी सारी सीटें जितनी जाती हैं, चाहे वो नेशनल असेंबली हो, चाहे वो किसी भी फोरम हो, चाहे अपर हाउस हो, चाहे लोअर हाउस हो, चाहे प्रोविंशियल असेंबलीज हो, वहाँ से कितनी सीटें जाती हैं पीटीआई की और उनकी जगह कितनी सीटें ये रिटेन कर सकेंगे बाय इलेक्शन में, यानी कि कितनी सीटें जीत सकेंगे। अगर तो उसमें से 50% भी इफ़ दे मेक इट तो ठीक है, अगर नहीं कर सके यानी कि जितनी सीटें लूज़ करते उतनी सीटें वापस ना ला सके, तो फिर मेरे ख्याल में जैसे शाह महमूद कुरैशी आए हैं और शाह महमूद कुरैशी के साथ पीटीआई के अंदर कुछ लोगों का ग्रुप है जो शाह महमूद कुरैशी को पसंद करते हैं और चाहते ही हैं कि शाह महमूद कुरैशी जो है वो पार्टी को लीड करे, तो वो एक ग्रुप सामने ज़रूर आ सकता है। वो किस सूरत में आता है, कैसे आता है, क्योंकि ट्रिकी है पॉलिटिक्स पाकिस्तान की, डे टू डे पॉलिटिक्स है पाकिस्तान की, और इसमें कोई हतमी चीज़ तो कहना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन वो ग्रुप जो आता है शाह महमूद कुरैशी का सामने, वो कहाँ तक चल सकेगा, कहाँ तक वो अपने यहाँ पे वर्थ शो कर सकेगी, यहाँ पे कितना वे शो कर सकेगा, अपना वेट थ्रो कर सकेगा, नहीं कर सकेगा, या ये तो नहीं है कि एक अल्टरनेट ग्रुप सामने लाया जा रहा है पीटीआई का मुख्तलिफ फेसेस के साथ, ताकि आइंदा आने वाले दिनों में, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट विच आई एम सेइंग, कि आइंदा आने वाले दिनों में अगर कोई भी कवानीन पास करवाने हैं, चाहे वो नेशनल असेंबली हो, चाहे वो अपर हाउस हो यानी कि सेनेट हो, वहाँ से अगर कोई कवानीन पास करवाने हैं तो कोई नया ग्रुप सामने आ जाए जो कि कम रेजिस्ट करे, यानी कि कम से कम रेजिस्ट करे, तो ये एक सूरत बन सकती है। या इससे आगे भी मैं लेके चलता हूँ बात को, ये भी बड़ी अहम बात है, शायद इस वक्त लोग उस तरफ फोकस नहीं कर रहे, कि ये भी हो सकता है कि इस साल के आखिर तक यानी कि नवंबर दिसंबर तक कोई ऐसी सिचुएशन बन जाए कि जिसमें जनाब नए चेहरे सामने आ जाए, ऑल टुगेदर इन द पावर कॉरिडोर्स, इन द कॉरिडोर्स ऑफ पावर नए चेहरे सामने आ जाए। मैं रिपीट कर रहा हूँ इस बात को कि जनाब जो इस वक्त हम चेहरे देख रहे हैं उसके अलावा कुछ चेहरे सामने आ जाए जिसमें पीटीआई भी शामिल हो। बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया राना साहब, सूरत हाल इसी तरह की दिखाई दे रही है और आने वाले दिनों में ये वर्ष भी हो सकती है, और आगे चल के जो है वो सेटअप के हवाले से भी कुछ खबरें आ रही हैं कि शायद उसमें भी तब्दीली देखने को मिले। तो इसी के साथ ही प्रोग्राम में अब वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे सोशल मीडिया स्टार की, जिन्होंने सिर्फ 16 साल की उम्र में हाथ में मोबाइल, दिल में जज्बा और जहन में तख्लीकी ख्यालात लेकर जनाब सोशल मीडिया पर धूम मचा दी है। कराची के बल्दिया टाउन से इनका ताल्लुक है और मारूफ कंटेंट क्रिएटर तलहा अहमद की कहानी जो है वो हम आपके साथ आज शेयर करेंगे। उन्होंने सोशल मीडिया पर धूम मचा रखी है और लाखों दिल जीत चुके हैं। प्रोफेशनल साजो सामान के बगैर तलहा ने जुलाई 2024 में अपने कंटेंट क्रिएशन के सफ़र का आगाज़ किया और मुख्तसर वक्त में ना सिर्फ वायरल वीडियोस बनाई बल्कि माशरती मसाइल, मिजाह और हकीकत से करीब मौज़ूआत को मुतासिर कुन अंदाज में पेश करके एक मुनफरिद पहचान बनाई है। तलहा अहमद ने बॉलीवुड की फिल्मों में मुसलमानों की मनफी तस्वीर कशी पर ज़बरदस्त तंज किया। रमज़ान, फ़लस्तीन और OIC जैसे नाजुक मौज़ूआत को नहायत
उम्दगी के साथ इस तरह पेश किया जो हर उम्र के सारफीन को सोचने पर मजबूर कर देता है। सोशल मीडिया बेपनाह पजीराई हासिल हुई उनको और साथ ही साथ वज़ीर आज़म को भी उन्होंने अपना गर्विदा बना दिया। हालिया दिनों में वज़ीर आज़म ने भी उनसे मुलाकात की और तलहा अहमद की तख्लीकी सलाहियतों और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर कामयाबी को सराहा और उनके काम को नौजवानों के लिए बाइसे फ़ख्र बनाया। और इस वक्त तलहा हमारे साथ मौजूद हैं। तलहा, सबसे पहले आपको बहुत बहुत मुबारक हो कि आपकी मुलाकात हुई वज़ीर आज़म से और वो आपकी पर्सनालिटी को लेकर बहुत खुश हुए। और साथ ही साथ मैं जानना चाहूँगी इस जर्नी के हवाले से, आप सोशल मीडिया पे स्टार बन चुके हैं, आपका ये सफ़र कैसा रहा, कब शुरू हुआ, कब आइडिया आया आपको इसका? अस्सलाम वालेकुम। मेरा सफर इस तरह से शुरू हुआ था, तकरीबन 5-6 महीने पहले मैंने अपनी वीडियोस बनाना शुरू की थी और इस तरीके से सिलसिला चलता गया और लोगों ने काफी सराहा मेरी वीडियोस को, क्योंकि मेरी वीडियोस बहुत अच्छी होती थी, पॉजिटिव इमेज के साथ होती थी, फनी कंटेंट भी होता था, फैमिली के साथ लोग उसे देख सकते थे, घर वालों के साथ छोटे बड़े हर उम्र के लोग उसे देख सकते थे। तो फैमिली में काफी पसंद किया जाने लगा। जब भी मैं बाहर जाता था तो फिर वो वीडियोस लोग बताते थे कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तलहा, वाकई आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अगर मैं कन्फेशन करूं, एक एतराफ़ करूं, तो मुझसे अगर कोई पूछे ना कि किसी एक का बता दें या चंद ऐसे कंटेंट क्रिएटर्स का बता दें जिनकी वीडियोस देख के हम एंजॉय भी करें, कोई लेसन भी मिले, तो मैं आपका नाम ज़रूर लेता हूं। मुझे ये बताएं कि आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं और फिर लोग जो है वो तफरीह पे बहुत ज़्यादा फोकस रखते हैं, इंटरटेनिंग वीडियोज़ बनाते हैं, आप किस तरह से इतने अच्छे सोशल इश्यूज़ को जो है वो अपनी वीडियो में दिखाते हैं और फिर एट दी एंड लास्ट में एक लेसन भी उसके अंदर मौजूद होता है? आपकी आवाज काफी कट रही थी, इसलिए मैंने ये सुना कि आप कह रहे हैं कि वीडियोस के आखिर में लेसन भी होता है। मैं ये समझता हूँ कि लेसन जरूरी इसलिए भी है बाज़ औक़ात के आप अपनी तरफ से मेहनत कर लें, कुछ अपनी तरफ से एफर्ट दिखा दें जिससे दूसरे की भलाई में जरा सा हिस्सा भले हो, लेकिन दूसरे की भी माशरे की इस्लाह में उसका काम किया जाए, क्योंकि इस तरह की चीजें कम है। तो मेरे जहन में यही था और मैंने इस तरह वीडियो बनाना शुरू की फन के साथ साथ, तो काफी वो अच्छा रह गया। अच्छा तलहा, ये भी बताइए, आपका अक्सर कंटेंट जो हमने देखा है, खुद रिव्यू किया है, मजहबी टॉपिक्स के हवाले से है, तो किस तरह आपके माइंड में ये टॉपिक्स आते हैं और फिर इसको प्रॉपर स्क्रिप्ट के साथ राइट डाउन करना, फिर एक ऑब्वियसली प्रोडक्शन का भी एक अंदर हिस्सा होता है, कैसे ये आप चीज़ें प्रोड्यूस करते हैं? हमें भी बताइए, आइडियाज़ कहाँ से आते हैं? आइडियाज इस तरह से आते हैं कि आप अपनी ऑब्जर्वेशन स्किल पे काम रखें, अपने कान और आंखें हर जगह खुली रखें, तो आपके सामने इस तरह के बहुत से करैक्टर होंगे। बाहर भी आप निकलेंगे, इधर जाएंगे उधर जाएंगे, कोई शख्स होगा अपने कारोबार को बेचने के लिए कलाबे में ला रहा होगा, क्या है मेरी चीज खरीदें, तो आप उससे भी अगर आप अपने कान और आंखें खुले रखेंगे तो आपको वहाँ पे भी चीजें पता चलेंगी, जुमले पता चलेंगे। और उसके अलावा जब आप देखेंगे रमजान आएगा, रमजान से रिलेटेड भी आप वीडियोस बना सकते हैं। तो फिर वीडियोस की आपके माइंड में एक बुनियादी खाका हो, फिर आप उसकी स्क्रिप्ट बना लें और उसमें फनी जुमले ऐड करें और फिर एक अच्छी वीडियो बन जाती है। अच्छा, यानी हम ये कह सकते हैं कि जो तलहा है ये बाहर घूमता फिरता भी है, ऑब्जर्व करता है लोगों को, ताकि कोई उसके मुताबिक जो कैरेक्टर है वो तलाश करके कंटेंट बना सके। क्योंकि देखिए, आप अक्सर दादा का रोल कर रहे होते हैं, फुफ्फो से मुतालिक जो है आप वीडियो बना रहे होते हैं, फुफ्फो खुद भी बन जाते हैं आप, लेकिन ये जो दुकानदार हैं, ये जो मुख्तलिफ पेशों के लोग हैं, अच्छा, उनका जब आप रूप धारते हैं वीडियो के अंदर तो बड़ा एग्जैक्ट होता है और जो उनके तौर तरीके होते हैं आप वही अपनाते हैं। तो मेरा मतलब है, आप अब निकलते भी हैं, देखते भी हैं और इस नीयत से निकलते हैं कि मैं जाके ऑब्जर्व करूं कि ये लोग किस तरह से काम करते हैं। जी बिल्कुल, मैं बाहर निकलता हूँ, ऑब्जर्व करता हूँ लोगों को, दुकानदार किस तरह से बातें कर रहा है और क्या क्या उसकी हरकतें चीजें हैं, तो ये सारी चीजें नोट करनी पड़ती है। जब वीडियो बनाते हैं तो फिर लोग रिलेटेबल लगती हैं उनको वो वीडियोस। बिल्कुल ठीक है। अच्छा तलहा, अपने जैसे बच्चों के हवाले से कुछ कहना चाहते हैं कि उनको क्या पैगाम देंगे जो कंटेंट राइटिंग करना चाहते हैं, यूट्यूब पे आना चाहते हैं, क्रिएशन की तरफ आना चाहते हैं, क्या आइडियाज़ देंगे, क्या पैगाम देंगे उनको? मैं उनको यही पैगाम दूंगा कि वो अगर इस कंटेंट क्रिएशन की फील्ड में आना चाहते हैं तो ज़रूर आएँ, लेकिन पॉजिटिव मैसेज के साथ और अच्छे कंटेंट के साथ आएँ। ऐसा कंटेंट बनाएं जो हर कोई देख सके, अपनी फैमिलीज के साथ भी, बच्चे भी देखें, बड़े भी देखें और खूब एंजॉय करें उस कंटेंट को। अच्छा तलहा, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब से आपकी मुलाकात हुई है और जहाँ तक मैं जानता हूँ मुझे भी उनका इंटरव्यू लेने का जो है एहसास हासिल रहा है और मैंने देखा है कि बज़ाहिर वो बड़े सख्त गिर नज़र आते हैं अपने अफसरान के साथ, लेकिन वो बड़े अच्छे जुमले कहते हैं और बड़ा अच्छा मजाक का अंसर उनके अंदर मौजूद है। आपकी कोई इस तरह की बातचीत हुई, कोई हंसी मजाक हुआ, कोई वज़ीर आज़म ने आपको चुटकुला सुनाया हो? बिल्कुल, पहले मेरे भी जहन में इस तरह से था कि जब उन्हें
वीडियोस वगैरह में देखते हैं तो काफी गुस्से वगैरह इस तरह से नजर आते हैं, लेकिन जब उनसे बिल्कुल। सामने मुलाकात हुई तो वो काफी पोलाइट थे, अच्छे से मिलते थे। और उनके साथ ये बात हुई थी कि उन्होंने कहा कि आपकी मेरी 2 वीडियोस मुस्लिम के किरदार वाली इंडिया की बॉलीवुड मूवीज की नज़र में और एक सरकारी अफसर वाली वीडियोस काफ़ी पसंद आई थी। तो उनकी मैंने फरमाइश पे वो दोबारा परफॉर्म करके दिखाई थी। तो ये हंसी मजाक वाली पूरा तो तलहा उन्होंने आगे से कहा नहीं मैं आपको बिला खौफे तरदीद कहता हूँ उंगली हिला के, आपने ये काम छोड़ना नहीं है। बिल्कुल, उन्होंने यही कहा था, काफी हौसला अफजाई की थी और कहा था कि आपने ये काम जारी रखना है। अच्छा, तलहा ये भी बताइए, जब आप ऑब्वियसली यूट्यूब का काम ही इस तरह के स्टार्टिंग में आपको बस दिल लगा के काम करना, नहीं देखना कितने व्यूज हैं, क्या मामलात हैं, लेकिन जब आपकी वीडियो वायरल होना शुरू हुई तो घर वालों और दोस्तों का क्या रद्द अमल था, क्या स्पेशल ट्रीटमेंट मिला आपको? घर वाले काफी खुश हुए थे, उन्होंने काफी पहले भी सपोर्ट किया था, अब भी कर रहे हैं और बिल्कुल काफी उनको अच्छा लगा था कि कामयाबी मिल रही है बच्चे को। लेकिन वो पहले भी सपोर्ट करते थे, अब भी कर रहे हैं और बाहर दोस्तों में भी यही है कि वो भी खुश होते थे। अच्छा तलहा, अक्सर वीडियोस में हमने देखा है कि आपकी बहन भी आपके साथ होती हैं, वो भी बड़ा आपका अच्छा सपोर्ट सिस्टम है। अब वो आपको किस तरह से सपोर्ट कर रही होती हैं, किस तरह से आपकी मदद कर रही होती हैं इस सारे कंटेंट क्रिएशन के अमल में? बिल्कुल, वो भी हमारे साथ साथ में सपोर्ट के लिए होती हैं, बहन भी भाई भी। वीडियोस वगैरह बनानी है, मैं कभी स्क्रिप्ट लिख के ले चला जाता हूँ उनके पास कि मैं ये बनाने लगा हूँ, तो वो भी देख लेते हैं उसको भी। और उसके अलावा भी कहीं जाना होता है इधर उधर तो वो साथ साथ ही होते हैं, बिल्कुल अपना अच्छे से सपोर्ट करते हैं, फैमिली वाला, फैमिली की तरह से। स्क्रिप्ट अभी भी खुद लिखते हैं? और मुझे ये बताएं कि कितने लोगों की टीम आपके साथ है एडिटिंग के लिए, शूट के लिए? हम लोग तकरीबन 3 से 4 हैं, लेकिन एडिटिंग वगैरह मैं अपने मोबाइल पे कर लेता हूँ और उसके अलावा भाई हैं, बहनें हैं, ये बस अपनी फैमिली ही है। बहुत खूब, जबरदस्त। अच्छा, आपको क्या अब तक ये सब कुछ करते हुए क्या ख्याल आया है, क्या आपको लगा है कि ये राज है यूट्यूब पे फेमस होने का या वायरल होने का? कोई राज है, कोई सीक्रेट है जो हमारे साथ शेयर करना चाहें कि इस तरह वीडियोस बनाएं तो आपकी वायरल जल्दी हो जाएंगी? राज वगैरह तो मैं नहीं समझता कि कोई है जिसकी वजह से आपको अगर वो राज पता चल जाएगा तो आपकी वीडियोस वायरल हो जाएंगी या आप भी वायरल हो जाएंगे। मैं समझता हूँ कि मुस्तकिल मिजाजी जो है वो आपको कामयाब कर सकती है। अगर आप अपने काम पे फोकस रखें, ये ना तवज्जो दें कि व्यूज कितने आ रहे हैं कितने नहीं आ रहे हैं। हाँ। आपके एफर्ट सिर्फ आप कर सकते हैं और आपके बस में कुछ है नहीं, और आपने बस मुस्तकिल मिजाजी दिखानी है, वीडियोस अपलोड करते रहना है, इंशाल्लाह कामयाबी आपको भी मिलेगी। अच्छा तलहा, इंसानों के अलावा मैंने देखा आपका दूसरी चीज़ों से भी बड़ा लगाव है। मतलब आपने दरख्त से मुतालिक वीडियो बना दी कि मेरी छाँव में बैठो, मुझे छेड़ो ना, टहनियों को ना हिलाओ। फिर आपने कुत्ते पे भी बना दी कि उसके साथ क्या होता है, जो हम देखते हैं कि गलियों में फिरने वाले आवारा कुत्ते होते हैं। फिर आपने तोते पे भी बना दी। तो मुझे ये बताएं कि जानवरों के साथ भी बड़ा लगाव है आपको, जानवरों परिंदों के साथ? जानवरों और परिंदों के साथ लगाव इस तरीके से है कि वो भी अल्लाह की मखलूक हैं, उनके साथ बुरा ना किया जाए। जैसे दरख्तों के साथ आप देख रहे हैं कि काटे जा रहे होते हैं दरख्त, क्योंकि हालांकि वो हमें ऑक्सीजन फराहम करते हैं। इसी तरीके से जो बाहर जानवर घूम रहे होते हैं, जैसे कुत्ता हो गया या कोई तोता बिल्ली, तो मैं यही चाहता हूँ कि उनके साथ भी नॉर्मल सलूक रखा जाए, कोई उन्हें जबरदस्ती और कोई तकलीफ ना पहुंचाए उन्हें। तो बस मैंने भी इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए वीडियो बनाई थी। बिल्कुल तलहा, बहुत ज़बरदस्त, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हमारी बहुत सारी बेस्ट विशेस है आपके लिए। अच्छा कंटेंट जो है वो बनाते रहें और लोग जो हैं वो आपको देखकर सीखते भी रहें कि जनाब अच्छा कंटेंट किस तरह बनाया जा सकता है और उसमें आप मैसेज जो है वो आवाम को किस तरह से देख सकते हैं। तो बहुत शुक्रिया तलहा आपका। और इसी के साथ लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। आपने कहीं नहीं जाना नाज़रीन, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे फिटनेस की। तो आजकल नौजवानों में बॉडी बिल्डिंग का रुझान तेज़ी से बढ़ रहा है, जो एक मस्बत तब्दीली की अलामत है। माजी में जहां फिटनेस को सिर्फ खिलाड़ियों तक महदूद समझा जाता था, आज वही रुझान आम नौजवानों में भी मकबूल हो रहा है। नाजरीन, सोशल मीडिया, फिल्मी हीरोज़ और मसल से भरपूर मॉडल्स को देखकर हमारी जो यूथ है तेज़ी से जिम की तरफ रुख कर रही है और जिस्मानी फिटनेस को अपनी प्रायोरिटी समझ रही हैं। अगरचे ये शौक सेहतमंद तर्ज ज़िंदगी की जानिब खुशाइंद कदम हो सकता है, मगर इसके साथ साथ जल्दी नताइज हासिल करने की जो ख्वाहिश है, ये नौजवानों को बहुत से गैर महफूज रास्तों जैसे कि स्टीरॉइड्स और गैर मेयारी सप्लीमेंट्स की जानिब भी ले जाती है। ज़रूरत इस अमर की है कि इस बढ़ते हुए रुझान को मुस्बत रुख दिया जाए, नौजवानों को दुरुस्त मालूमात, पेशा वराना रहनुमाई और मुतवाज़न सोच फराहम की जाए ताकि वो बॉडी बिल्डिंग को सेहत, डिसिप्लिन और खुद एतमादी के हुसूल का जरिया बनाएं। तो इस पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के नामवर बॉडी बिल्डर मिस्टर पाकिस्तान अमजद तबस्सुम साहब और उनके साथ तशरीफ रखते हैं मिस्टर लाहौर शाहिद चौधरी। आप दोनों को खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में।
अमजद साहब, सबसे पहले तो हम आपसे बात कर लेते हैं। हमें बताएं कि एक कामयाब बॉडी बिल्डर बनने के लिए आजकल बॉडी बिल्डिंग का बहुत रुझान है, जगह जगह जिम खुल रहे हैं, नौजवान भी बहुत जा रहे हैं, चाहे वो मेल हो फीमेल हो। एक तो वो लोग हैं जिन्होंने सिर्फ फिटनेस के लिए जिम करना है, एक वो है जो कि प्रोफेशनली आपकी तरह बनना चाहते हैं, इसमें आना चाहते हैं, कोई टाइटल जीतना चाहते हैं। क्या तजवीज़ करेंगे इन दोनों को? जी देखिए, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। देखिए, पहली बात तो ये है कि फिटनेस के लिए ज़्यादा ज़रूरी नहीं कि आप सप्लीमेंट लें या बहुत अच्छी ट्रेनिंग करें, बहुत अच्छे कोच के पास जाएं। वो जनरल ट्रेनिंग भी आप करेंगे तो आपकी फिटनेस होती रहेगी साथ साथ ना, जनरल फिटनेस जो है। अगर आप प्रोफेशनल आते हैं तो उसके लिए आप क्वालिफाई कोच के पास जाएं, क्वालिफाई जो आपका डॉक्टर उसके साथ सजेशन करके फिर आप ट्रेनिंग करें। 5-6 साल लगेंगे फिर आप उस ट्रैक पे आएंगे। ये नहीं है कि आप 1-2 महीने करें आप कहें कि मैं सप्लीमेंट लेके अच्छा, आप कह रहे हैं कि डॉक्टर से भी आपने साथ कंसल्ट लाजमी करना है? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, वही डॉक्टर से बात करेंगे ग़िज़ा की जानिब। शाहिद, मैं आपसे जानना चाहूँगी ग़िज़ा का कितना अमल दखल है फिटनेस के हवाले से और मसल्स के हवाले से? अगर कोई मसल ग्रोथ करना चाह रहा है तो ग़िज़ा कितनी इम्पोर्टेंट ये इसमें अगर हम इसको वेटेज दें तो तकरीबन 70% आपकी जो डाइट है। अच्छा। हाँ जी, 70% आपकी डाइट है जिसमें आपने बिल्कुल कैलकुलेटेड चीज़ें लेनी होती हैं। कार्ब्स कितने लेने हैं आपने, अगर आप ग्रो की तरफ जा रहे हैं, प्रोटीन का इंटेक कितना है आपका, उसमें आप वाटर का इंटेक आपका कितना है। इसी तरह जब आप मसल लूज़ करना है आपने, आप फैट बर्निंग पे हैं तो आपने कार्ब्स को बिल्कुल लो साइड पे, शुगर इसको आपने बिल्कुल लो साइड पे, आपका प्रोटीन का इंटेक ज़्यादा होगा, वाटर का इंटेक ज़्यादा होगा। तो उसके साथ आपकी अगर ट्रेनिंग की बात करते हैं तो जब आपकी ट्रेनिंग दोनों सेशन में डिफरेंट है। अगर आपने मसल गेन करना है तो आपकी ट्रेनिंग डिफरेंट है, अगर आपने मसल लूज करना है तो फिर आपकी दोनों ट्रेनिंग चीज़ों पर रोशनी डालेंगे थोड़ी किस तरह प्रिसाइज बेसिकली इसमें रेपिटेशंस आपकी ज़्यादा होती हैं, नंबर ऑफ सेट्स आपके ज़्यादा होते हैं जब आप वेट लूज करने जा रहे हैं। अच्छा। ठीक है, जब आप गेन करने जा रहे हैं तो फिर आपके नंबर ऑफ सेट्स कम हो जाते हैं। ठीक है, और आपके नंबर ऑफ रैप्स भी जो है वो कम हो जाते हैं एज कम्पेयर टू जब आप लूज करने जा रहे हैं। सिंपल इसको ये कहेंगे, अगर वेट आपने बढ़ाना है, खाना कम है, ट्रेनिंग ज़्यादा करनी है। अच्छा, वेट ज़्यादा करना है, ज़्यादा खाओ, ट्रेनिंग कम करो, बस यही सिंपल फार्मूला है। अच्छा, तो ये भी अमजद साहब बड़ा होता है ना लोगों में कि यार हम कम खाया हुआ है तो हम इतनी ट्रेनिंग कैसे कर सकते हैं। एक माइंडसेट होता है ना, वो भी कोच ही तब्दील कर रहे होते हैं, बता रहे होते हैं कि भाई नहीं तुम गिरते, नहीं तुम्हें कुछ होता। नहीं कुछ नहीं। ये इस तरह के लोगों को कैसे गाइड करते हैं जो ये बात करें कि आप हमें कह रहे हैं खाएं कम और ट्रेनिंग ज़्यादा करवा रहे हैं आप हमें 2-2 घंटे की? नहीं, मतलब ये है कि अगर आपकी बॉडी ने फर्ज करो 1000 कैलोरीज खाई हैं, अगर आपने अपना वेट कम करना है तो उसको कैलोरीज ज़्यादा बर्न करेंगे तो फिर वेट कम होगा ना। सही। खाया आपने 1000, मिसाल दे रहा हूँ आपने, और आप काम करें 500 का, तो फिर वेट तो आप गेन ही रहना, कम तो नहीं होगा वो नहीं कम होगा। अच्छा, जल्दबाजी के हवाले से बात कर लेते हैं, दैट मीन्स स्टीरॉइड्स के हवाले से बात कर लेते हैं। आजकल नौजवानों को हर काम में बहुत जल्दी है, तेज़ी है, कम वक्त में ज़्यादा चीज़ हासिल करनी है। जो नौजवान स्टीरॉइड्स की जानिब जाते हैं उनको क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ते हैं आगे जाके? अमजद साहब, आप बताइए। अच्छा, पता कि अगर तो सिर्फ स्टीरॉइड का देखें ना, बंदा कहे मेरे पास पैसा है मैं स्टीरॉइड लगा के बॉडी बिल्डर बन, तो ये बिल्कुल झूठ है। ये बहुत दुनिया पैसे वाली बैठी है घर में, जो पैसे लगा के बॉडी बिल्डर बन सकते हैं स्टीरॉइड लगा के। एक तो स्टीरॉइड लगाना तब है, फर्ज करो अगर प्रो लेवल बंदा जा रहा है तो 5-6 साल उसको ट्रेनिंग करते हो गए हैं, अब उसको लगता है कि मेरी फिजिक इस काबिल है कि मैं खेलना चाहूँ, कंपटीशन वगैरह या कम्पीट करना है, फिर वो अपने कोच के साथ और अपने डॉक्टर के साथ अपनी फिजिक डिस्कस करके फिर वो इस लाइन पे आ सकता है। अदरवाइज बिगिनर बच्चे के लिए तो बिल्कुल ये मौत है सीधी। अच्छा, ठीक है ना, फिटनेस के लिए इसका दूर दूर तक कोई चक्कर नहीं इसके साथ। अच्छा, तो अमजद साहब जब आप ये कंपटीशन खेल रहे होते हैं और आप ये इस तरह की चीज़ें यूज़ करते हैं तो इनके साथ कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो डॉक्टर्स आपको रेकमेंड करते हैं जिनके बारे में लोगों को नहीं पता, उन्हें सिर्फ एक रटाया लफ्ज़ उन्होंने सुन रखा है स्टीरॉइड्स, वही वो दोहराते रहते हैं। इसके साथ साथ आप क्या कर रहे होते हैं कि ये आपको नुकसान ना दे? हाँ, इसके साथ ये है कि अपनी डोज कैलकुलेट करके ले। मिसाल डॉक्टर ने कहा आपको 1 ml लेना, मिसाल दे रहा हूँ, ठीक है, और आपने नेट पे पढ़ लिया नहीं जी रोनी कॉल में तो 4 ml लेता था, मैं वही लूँगा, तो वो नुकसान करेगा। डॉक्टर ने कह रहा है कि अपना पानी इंटेक ज़्यादा रखो, आप कहेंगे नहीं मैं पानी कम पीऊँ, मैं श्रेडर रहूँगा, फिर भी गुर्दे वगैरह फेल होंगे आपके। कार्ब आप कम कर देंगे, शुगर कम कर दी तो बॉडी अंदर से वैसे ही वेली होगी, तो बंदे ने फिर डैमेज ही होना। अच्छा शाहिद, आजकल ना हम देख रहे होते हैं, मतलब हम भी जिम जाते हैं फिटनेस के लिए, तो हम वहाँ पे बड़ी मज़े की डिबेट्स भी सुन रहे होते हैं। नए आने वाले बच्चे जो होते हैं ना, मतलब
हम अगर पुराने दौर की बात करें तो तब ना मैगजीन्स होते थे बॉडी बिल्डर्स के, जिसपे आर्नल्ड की तस्वीर बनी हुई, आप सबने भी देखी होगी। आजकल के बच्चे बड़े चैलेंजिंग हो गए हैं, वो कोच को कह रहे होते हैं, मैंने तो वो देखा वहाँ पे इंटरनेट पे देखा, वो सेट ऐसे लगा रहा था, वो ये वाली डाइट कह रहा था, आप मुझे ये बता रहे हैं, ये कैसा चैलेंज आपको भी फेस करना पड़ता है? हाँ जी, ये बड़ा कॉमन मसला है। बेसिकली ना लोगों को अवेयरनेस की कमी है। आपका बॉडी स्ट्रक्चर और है, मेरा और है, अमजद साहब का और है, ठीक है। एक देखिए, एक मसल की लेंथ ज़्यादा है तो वो कहाँ से उठाना है, कहाँ से नहीं उठाना, जो आपको सोशल मीडिया पे यूट्यूबर और व्लॉगर्स, मैं इनको कोई बुरा नहीं कह रहा हूँ, लेकिन वो एक जर्नल ट्रेनिंग बता रहे होते हैं। लेकिन हर बंदे की फिज़ीक के हिसाब से, फिज़ीक के अकॉर्डिंग ट्रेनिंग होती है। जो आपका करंट कोच, जो प्रोफेशनल बंदा होता है ना, वही आपको प्रॉपर गाइड कर रहा होता है, वही कर सकता है। लेकिन जो आप ये जो बच्चे व्लॉग के ज़रिए, यूट्यूब के ज़रिए और इस तरह, ये एक जर्नल ट्रेनिंग है, वो हर एक बंदे के लिए फीजिबल नहीं है। नो डाउट कि वो एक नुकसान नहीं करती, नुकसान नहीं, लेकिन हर किसी के लिए फिजिबल है, आप कर सकते। अच्छा शाहिद, मुझे ये बताइए कि प्रोटीन शेक्स का क्या अमल दखल है? कितने प्रोटीन शेक्स पीने चाहिए बिफोर एक्सरसाइज, आफ्टर एक्सरसाइज, और प्रोटीन हमारी बॉडी में कितने परसेंट की जरूरत है? इसी में मैं चीज ऐड करूंगा कि जो गेन करना चाह रहे हो उनके लिए तो फ्यूल समझा जाता है ना, ईंधन का काम करता है प्रोटीन, लेकिन ये भी एक डिबेट है कि ये सप्लीमेंट्स के थ्रू आपने लेनी है या नेचुरल लेनी है, इस पर भी बड़ी बात हो रही होती है। अच्छा देखिए, ये नेचुरली ज़्यादा बेहतर रह जाती है आपके लिए, ठीक है। अगर आपका प्रोफेशनल ट्रेनिंग है, कोच जो है वो प्रोफेशनल है, तो वो आपको प्रॉपर तरीके से एक डाइट चार्ट बना के देता है कि आपके एग्स में इतनी है, आप अगर चिकन ले रहे हैं, फिश ले रहे हैं तो उसमें इतनी है, और ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। ये वो लोग हैं जो बेसिकली बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग कर रहे हैं, ठीक है, वो ऑफिस में बहुत ज़्यादा फंसे हुए हैं, डाइट ये तब यूज़ कर सकते हैं आप, और ये एक स्पेसिफिक टाइम के लिए। लेकिन अगर जो बंदा उसके पास टाइम है और वो अपना, उसको चाहिए कि वो नेचुरल तरीके से जो डाइट बना सकता है, तो वो फिर बनाए भी, उसे खाए भी। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया शाहिद साहब और अमजद साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। बहुत सारी जो चीज़ें थी, जो मिसकंसेप्शंस थी, उनके मुतालिक आपने बताया, और नौजवान जो कि बॉडी बिल्डिंग शुरू करना चाहते हैं, चाहे वो प्रोफेशनली करना चाहते हैं या फिटनेस के लिए करना चाहते हैं, उनको भी बेहतरीन टिप्स आज मिल गई। बेहतरीन टिप्स हैं, और फिटनेस जो है ये कोई फैशन नहीं है, ये वो ट्रेंड नहीं है जो आपको कभी फॉलो करना है, कभी नहीं करना है। फिटनेस वो है जिसमें आपको अपनी सेहत का ख्याल रखना है, ताकि आप 80 साल तक एक मोबिलिटी के अंदर रहें, आप मूव करते रहें, खुद से चलते फिरते खाते पीते रहें, किसी के मोहताज मत हो। तो यहाँ पे नाज़रीन लेते हैं छोटी सी ब्रेक, आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। नाज़रीन, मुल्क भर में चीनी का बहरान ताहाल बरकरार है। मुख्तलिफ शहरों में चीनी की फ़ी किलो कीमत 200 रुपये से भी तजावुज़ कर चुकी है, लेकिन इसके बावजूद चीनी नायाब है। हुकूमत की जानिब से एक्समिल रेट 165 और रिटेल प्राइस 173 रुपये पर अमल दरामद की कोशिशें जारी हैं, और वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर गुज़श्ता रोज़ भी हुकूमत ने सख्त एक्शन लिया और मुल्क भर में मौजूद 19 लाख मैट्रिक टन चीनी का ज़ख़ीरा अपने कंट्रोल में लिया है, और 18 शुगर मिल्स मालिकान के नाम भी ACL में शामिल कर दिए। साथ साथ आपको बताते हैं, वज़ारत फूड सिक्योरिटी हुक्काम के मुताबिक क्रैकडाउन चीनी की मसनूई किल्लत और कीमतें मज़ीद बढ़ने के खदशे में पेश नज़र तमाम मिलों में चीनी के स्टॉक पर FBR के एजेंट तैनात कर दिए गए हैं, और चीनी स्टॉक पर ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम लगा दिया गया है। इस वक्त मुख्तलिफ शहरों में चीनी की सूरत हाल क्या और किस कीमतों पर फ़रोख्त हो रही है, इसी पर डिस्कशन कर लेते हैं, इस हवाले से तफसीलात लेते हैं। इस वक्त इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं आमिर सियाल, और कराची से हमें ज्वाइन किया है अरबाब अली चांडियों ने, और लाहौर से हमारे साथ मौजूद हैं फैसल खान। इस्लामाबाद की जानिब चलते हैं। सबसे पहले आमिर, मुझे ये बताइए, शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद में चीनी की सूरत हाल क्या है, और क्या चीनी दस्तयाब है या बहरान देखने में आ रहा है? देखिए, जो चीनी है इस्लामाबाद में, वो तो अक्सर जगहों पे नहीं मिल रही, क्योंकि हुकूमत का जो रेट है 172 या 173 रुपये, उस पे दुकानदार चीनी नहीं दे सकते, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट जो इंतजामिया उनकी तरफ से छापे मारे जाते हैं और गिरफ्तार करके दुकानदारों को जेल भेज दिया जाता है। तो इसकी वजह से दुकानदारों ने चीनी रखना छोड़ दी है, क्योंकि जो उन्हें चीनी मिल रही है वो तकरीबन 180 रुपये के लगभग मिल रही है। वो कह रहे मुमकिन नहीं है। आज जो ऐसी कुछ जगह हैं जहाँ पे इंतजामिया की सप्लाई में चीनी मिली है, वहाँ पे 172 और 173 रुपये मिल रही है, लेकिन ये चंद एक जगह हैं। इसकी बुनियादी वजह यह है कि पाकिस्तान, पहली बात तो है कि पाकिस्तान जो है एक शुगर प्रोड्यूसिंग कंट्री नहीं है। पाकिस्तान में हमारी मिलें जो है 5 महीने चलती हैं और 7 महीने बंद रहती हैं। तो ये अगर तो ये पूरा साल इंडस्ट्री चले तो यहाँ पे कोई कंट्रोल गवर्नमेंट कर सकती है। जब पूरा साल ये मामला चलता ही नहीं है
तो गवर्नमेंट के लिए कंट्रोल मॉनिटरिंग करनी बहुत मुश्किल है। तो अब तमाम हुकूमत ने ये किया है कि जितने अवेलेबल स्टॉक्स हैं अब शुगर बिलों पे, वहां पे कुछ लोग बिठाए हैं इन्होंने जो मॉनिटरिंग कर रहे हैं। लेकिन डिमांड काफी ज्यादा है मार्केट में। आपको पता है कि गर्मियों का सीजन है, इसमें चीनी और मशरूबात की काफी ज्यादा इस्तेमाल होता है। तो गवर्नमेंट ने एक मॉनिटरिंग का सिस्टम कायम रखा है, लेकिन बहुत मुश्किल है हुकूमत का कि ये इस प्राइस को कंट्रोल कर लेंगे। और ये जो क्राइसिस है ये अगले साल इस साल नवंबर तक चलेगा, जब तक अगला क्रशिंग सीजन स्टार्ट नहीं होता। तो गवर्नमेंट कोशिश कर रही है, वो खानापुरी है कि ज्यादा लोग जो हैं इस पे बाहर ना निकल आए, और उन्हें सिर्फ मुतमिन करने की है। हर जगह पे चीनी दस्तयाब नहीं है क्योंकि चीनी अवेलेबल है ही नहीं। तो स्टॉक्स जो है वो लोगों ने छुपाए हुए हैं। जखीरा अंदोजों के खिलाफ असल में जो कार्रवाई होनी चाहिए वो कार्रवाई होते हुए नजर नहीं आ रही। जी बिल्कुल ठीक है आमिर, हमारे साथ ही रहिएगा। कराची की सूरत हाल जान लेते हैं। अरबाब बताइएगा कि आमिर तो बता रहे थे कि इस्लामाबाद में क्या सूरत हाल है, शहर इक़्तिदार में जहाँ पर सारे अहम फैसले होते हैं, वहाँ पर भी चीनी की सूरत हाल कोई अच्छी नहीं है। आप बताइए, कमिश्नर कराची की जानिब से कुछ निर्ख मुकर्रर किए गए हैं, क्या उन पर अमल दरामद हो रहा है? उन निर्खों पर चीनी दस्तयाब है शहरियों को? जी बिल्कुल नहीं है। कमिश्नर कराची की जानिब से जिन नरखों का ऐलान किया गया है या जो फेरिस्त आवेजा की गई है उस पर अमल दरामद हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो गैर फितरी, गैर इंतजामी और गैर यहाँ के जो मौजूदा तकाजे उनके बिल्कुल बरक्स है। चीनी जब होलसेल में बिकी रही है कम से कम 74-75 रुपए में, तो वो 73 रुपए में आम दुकानदार कैसे बेच सकता है? और दूसरा ये कि होलसेल में सरकारी रेट है 170 का, जबकि होलसेल में मिल रही है 176 रुपए में। यहाँ पर पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर के सबसे बड़े मार्केट इम्प्रेस मार्केट का हाल ये कि यहाँ पर मुतअद्दिद दुकानदारों ने तो अब तो चीनी रखना ही छोड़ दी है। और अगर आप बाहर जाएं शहर के मुख्तलिफ इलाकों में, एयरपोर्ट एरिया या मुख्तलिफ एरिया है, वहां पर चीनी की कीमत 190 रुपए से एक रत्ती बराबर भी कम नहीं मिल रही। आज के नए नौजवानों को तो शायद चवन्नी का पता नहीं होगा, चवन्नी भी कम नहीं हुई है। अट्ठानी तो दूर की बात है, चवन्नी भी कीमत कम नहीं हुई। इसकी वजह यही है कि जब कीमतें कम होती है तो चीनी गायब, जब कीमतें बढ़ जाती है तो चीनी दस्तयाब। इसके गायब और दस्तयाब होने का ताल्लुक जो है चीनी की कीमतें बढ़ने और ज्यादा होने से है। ये जो जितने भी हुकूमती इक़दाम है, ये जितने भी कर ले, लेकिन ये मामला अब पानी पुलों के नीचे से गुजर चुका है। लोगों की जेब से जो अरबों रुपए जा चुके वो जा चुके। अब ये जितने भी छापे मार ले, क्योंकि दुकानदार का ये कहना है कि जब मैंने चीनी महंगी ही खरीदी है तो सस्ती कैसे बेच सकता हूँ। अच्छा, ज्यादा से ज्यादा ये होता है कि ये हमारे इंतजामी अफसरान आते 5000 का चालान थमा देते और कहते हैं कि आपने चीनी सही रेट पे बेची नहीं। वो 5000 का चालान अपनी जेब में रख के कहते अब जाओ, अब जो जिसको जाके शिकायत करो, चालान तो हमने भर लिया है। तो ऐसी सूरत हाल में ये मामला नहीं हो सकता। इस मामले का फौरी और आसान हल ये है कि जैसे इस्लामाबाद के दोस्त ने कहा कि ये 12 महीने सीजन का मामला है, तो मैं सिर्फ एक यहाँ पर मुख्तलिफ लोगों का ये कहना है, तो गंदुम तो 12 महीने नहीं होती, फिर गंदुम क्यों शॉर्टेज नहीं होती है? क्योंकि गंदुम सरकार खरीद के रख देती है, तो चीनी क्यों नहीं सरकार खरीद के रख देती? अपने गोदामों में रख दे और सस्ती बेच दे। नहीं, आपने बड़ा अच्छा हल दिया है और डेफिनेटली उम्मीद हुकूमत से, गवर्नमेंट से यही है कि इस हल को भी ज़ेरे गौर रखे। अब लाहौर की जानिब चलते हैं और सूरत हाल वहाँ से जानते हैं। हमारे साथ फैसल मौजूद हैं। लाहौर का बताइएगा कि लाहौर में फैसल चीनी सरकारी कीमतों पर फरोख्त हो रही है या गराह फरोशों की जानिब से मनमानी कीमतें वसूल की जा रही हैं? जी, लाहौर में चीनी जो है वो सरकारी कीमत पर, जो सरकारी कीमत है चीनी की, जो परचून कीमत है 173 रुपए है, इसी पे फरोख्त हो रही है। लेकिन चीनी जो है वो मार्केटों में अवेलेबल नहीं है। पिछले जुमे चीनी की जो है फरामी थोक मार्केट में जो है वो ऑलमोस्ट खत्म कर दी गई थी पिछले जुमे से। उसके बाद से ही 2 दिन पहले चीनी की फरामी स्टार्ट कर दी गई थोक मार्केट में, लेकिन बस वो भी ना होने के बराबर थी। 2 से 3 ट्रक जो है वो चीनी के आए। इसका मतलब है कि जिस मार्केट में रोजाना जो है थे, अब वो सिर्फ 2-3 ट्रक आए हैं चीनी के। तो इस हवाले से जाहिर है अब जो वो थोक मार्केट में चीनी आएगी वहीं से परचून मार्केट में जाएगी। थोक मार्केट में चीनी जब आएगी कम तो परचून में कहाँ जाएगी? तो परचून मार्केट वाले जो है बेच तो वो रेट पे रहे हैं, सरकारी रेट, लेकिन मसला है कि चीनी के पास आएगी तो वो बेचेंगे ना। अब मामला ये चल रहा है कि साथ साथ पैरेलल में जो है वो चल रहा है परचून फरोशों का कि वो चीनी बेच नहीं रहे।
तो मेरी बात हुई कल परचून फरोशों से, उन्होंने कहा कि हमारे पास चीनी होगी तो हम बेचेंगे ना, हम कहाँ से चीनी बेचें, हमारे पास चीनी है ही नहीं, आ ही नहीं रही पीछे थोक से, तो से बेचें। तो ये काफी खिचड़ी पकी हुई है लाहौर में भी इस टाइम पे। एक तरफ इंतजामिया कोशिश कर रही है कि चीनी के फराहमी जो है वो पहुंचे, उसके लिए क्रैकडाउन चल रहे हैं। अब वो चाहे क्रैकडाउन हो अपना परचून फरोश क्रैकडाउन हो, चाहे अब रिसेंटली शुगर मिल्स का क्रैकडाउन स्टार्ट कर दिया गया है। चल रहे हैं, पकड़ दकड़ चल रही है, गिरफ्तारियां चल रही हैं, जुर्माने चल रहे हैं, सब कुछ चल रहा है, लेकिन चीनी जो है अभी भी उसका मामला वहीं पे लटका हुआ है। चीनी की फराहमी जो है वो अभी तक पूरी तरह जो है वो इंश्योर नहीं कराई जा सकी थोक मार्केट में। तो ये मामला चल रहा है। बिल्कुल सारा कुछ ज़बानी जमा खर्च है और हासिल उसूल कुछ नहीं हो रहा, नताइज कुछ नहीं निकल रहे, अवाम को रिलीफ नहीं मिल रहा। फैसल खान, आमिर सियाल और अरबाब चांडियो इस अहम अवामी मसले से मुतालिक हमें आगाह कर रहे थे। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। और अगर नाज़रीन देखा जाए तो हुकूमत को तो इक़दाम करना ही चाहिए कि चीनी जो है आवाम को मुयस्सर हो, लेकिन आवाम को भी चाहिए, गुजारिश है आवाम से कि आप भी चीनी का बायकॉट करते हैं। सफ़ेद जहर है, आप जिस तरह देखते हैं, तमाम डॉक्टर्स कहते हैं, और ये जो खुद मालिकाना है ये भी यकीन मानिए इस चीनी को इस्तेमाल नहीं करते। तो आप भी जो है इससे बचें, इसको अवॉइड करें, और इनका जो फिर दिमाग है ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा, बड़ी बेहतरीन आपने बात की है, नीचे आ जाएंगी और आप भी हेल्दी लाइफ गुजारेंगे। तो जनाब जो चीनी की कीमतों के हवाले से रिपोर्ट है वो तो कोई अच्छी नहीं है, तो नजफ आप बता दें, मौसम अच्छा है, मौसम बेहतरीन है, खुशगवार है। किन किन इलाकों में क्या दर्जा हरारत चल रहा है, आइए आपको बताते हैं। मुल्क के बेशतर इलाकों में बारिशों का सिलसिला जारी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक जनूबी पंजाब, शुमाल मशरकी बलूचिस्तान, कश्मीर और खैबर पख्तूनख्वा में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। तहां मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम गर्म और शदीद हब्स बरकरार रहेगी। उधर गिलगित बल्तिस्तान में सैलाब की तबाहकारियों के बायस 8 जिला के 37 देहातों को आफत ज़दा करार दे दिया गया है। मुख्तलिफ शहरों में मौसम की क्या सूरत हाल है, आइए जानते हैं। सबसे पहले जिक्र करते हैं गिलगित बल्तिस्तान का, जहां अक्सर इलाकों में बादल छाए रहेंगे। गिलगित में आज ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 29 और कम से कम 16 डिग्री रहने का इम्कान है। स्कर्दू की जानिब चलते हैं, वहां पर पारा ज्यादा से ज्यादा 21 और कम से कम 13 डिग्री रहने की तवक्को है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान गिलगित बल्तिस्तान में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। और अब नजर डालते हैं आजाद कश्मीर के मौसम पर, जहां वादी के मुख्तलिफ इलाकों में मतला अबर आलूद रहेगा। दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 32 और कम से कम 22 डिग्री रहने का इम्कान है। श्रीनगर की जानिब चलते हैं, वहां पर पारा ज्यादा से ज्यादा 30 और कम से कम 17 डिग्री रहने की तवक्को है। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान कश्मीर में बारिश की पेशगोई की है। और अब आपके साथ शेयर करते हैं खैबर पख्तूनख्वा का मौसम, जहां सूबे के बेशतर अजला बादलों की लपेट में रहेंगे। पेशावर में आज ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 37 और कम से कम 26 डिग्री रहने का इम्कान है। सवात की जानिब चलते हैं, जिसको पाकिस्तान का स्विट्जरलैंड कहते हैं, वहां पर ज्यादा से ज्यादा पारा 28 और कम से कम 15 डिग्री रहने की तवक्को है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान बालाए खैबर पख्तूनख्वा में बारिश हो सकती है। और अब नजर डालते हैं सुबह पंजाब के मौसम पर। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बादलों का राज है। आइंदा 24 घंटों में मूसलाधार बारिश का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। लाहौर का जिक्र करें तो वहां पर आज ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 30 और कम से कम 26 डिग्री रहने का इम्कान है। शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद की जानिब चलते हैं, वहां पर पारा ज्यादा से ज्यादा 33 और कम से कम 25 डिग्री रहने की तवक्को है। मुल्तान की जानिब रुख करते हैं, वहां पर दर्जा हरारत आज ज्यादा से ज्यादा 35 और कम से कम 28 डिग्री रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान पंजाब के बेशतर इलाकों में बारिश की पेशगोई की है। और अब रकबे के लिहाज से सबसे बड़े सूबे बलूचिस्तान की जानिब चलते हैं। सूबे के बेशतर अजला में मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। दारुल हुकूमत कोयटा का दर्जा हरारत आज ज्यादा से ज्यादा 34 और कम से कम 19 डिग्री रहने की तवक्को है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान शुमाल मशरकी बलूचिस्तान में बारिश का इम्कान है। और आखिर में जिक्र करते हैं सुबह सिंध के मौसम का। सूबे के बेशतर अजला में मौसम गर्म और हब्स का राज बरकरार रहेगा। शहर कायद कराची का दर्जा हरारत आज ज्यादा से ज्यादा 33 और कम से कम 28 डिग्री रहने का इम्कान है।
हैदराबाद की जानिब चलते हैं, वहां पर पारा ज्यादा से ज्यादा 37 और कम से कम 28 डिग्री रहने की तवक्को है। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान थरपारकर, उमरकोट और साहली इलाकों में गरज चमक के साथ चंद मकामात पर बारिश की पेशगोई की है। तो मुल्क भर में मौसम की सूरत हाल आप जान चुके हैं और इसके मुताबिक ही आप अपने रोज़ाना के जो मामलात हैं उनको तरतीब दे लें। तब तक हम वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे सेहत के हवाले से। तो दांत ना सिर्फ हमारी शख्सियत की खूबसूरती बढ़ाते हैं बल्कि मजमूई सेहत का भी अहम हिस्सा होते हैं। खूबसूरत, चमकदार और सेहतमंद दांत हर उम्र के लिए खुशगवार एहसास का बाइस होते हैं, मगर अफसोस की बात यह है कि पाकिस्तान में दांतों के अमराज और इससे मुताल्लिक मसाइल में रोज़ बरोज़ इजाफा होता जा रहा है। माहिरीन के मुताबिक 90% से ज़्यादा अफराद दांतों के मसाइल का शिकार हैं। आलमी म्यार के मुताबिक 7,500 अफराद के लिए एक डेंटिस्ट होना चाहिए, मगर पाकिस्तान में 10,000 अफराद के लिए एक डेंटिस्ट दस्तयाब है। मगर सवाल यहाँ पर यह है कि क्या आपका टूथपेस्ट वाकई आपके दांतों के लिए मौजू है और आपका जो टूथब्रश है उसका और पेस्ट का इंतखाब कैसे किया जा सकता है। रोज़ाना ब्रश करने के बावजूद दांत क्यों ख़राब हो रहे हैं और क्या स्केलिंग से दांत कमज़ोर होते हैं या फिर मजबूत होते हैं, बेहतर होते हैं। इन्हीं तमाम सवालों के जवाब जान लेते हैं। क्या है डेंटिस्ट हैं डॉक्टर फातिमा अली मलिक साहिबा। डॉक्टर साहिबा, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। गुड मॉर्निंग। ये बताइएगा कि माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान में 90% आबादी दांतों के मसाइल का शिकार है। आखिर ये दांतों की बीमारियां इतनी बढ़ क्यों रही हैं, वजूहात क्या हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू हैविंग मी ऑन बोर्ड। बेसिकली जो दांतों के मसाइल हैं उसके ऊपर अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा रीज़न है नेग्लिजेंस ऑफ ओरल हाइजीन। हम अपनी दांतों की सफाई का और ओरल कैविटी की हाइजीन का बिल्कुल ख्याल रखना नहीं जानते। आप अगर देखें, हमारे मज़हब में सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस क्लेanलीनेस को दी गई है, बट अनफॉर्चुनेटली हम लोग अपनी मुंह की हाइजीन के ऊपर बिल्कुल तवज्जो नहीं देते। अगर नमाज पढ़ते हुए 5 वक्त वज़ू करते हुए अगर अपनी मिसवाक ही कर लें तो उससे ही हमारी ओरल हाइजीन बहुत बेहतर हो जाएगी, बट अनफॉर्चुनेटली इसको एक बहुत सेकेंडरी चीज़ समझा जाता है। और अक्सर पेशेंट से जब मैं कम्युनिकेट करती हूँ तो उनसे मैं पूछती हूँ कि आपकी हाइजीन की और ब्रशिंग की क्या रिचुअल है। तो मोस्टली लोग ये कहते हैं कि एक दफ़ा या 2 दफ़ा 2 दिन के बाद या 3 दिन के बाद हम ब्रशिंग करते हैं। मतलब एग्जैक्टली तो ये और इसके ऊपर बड़ा स्पेसिफिक वर्ड यूज़ होता है, कहा जाता है शाज़ो नाज़िर हम दांत साफ कर लेते हैं। जबरदस्त, बहुत तो ये बेसिक रीज़न है हमारी नेग्लिजेंस। डॉक्टर फातिमा, ये बताइएगा कि दांतों के लिए जब हम किसी ब्रश का इंतखाब करते हैं तो वो ब्रश दिखने में कैसा होना चाहिए, क्योंकि तरह तरह के शेप्स के ब्रश आ रहे हैं, हार्ड भी हैं और बीच में जिगजैग वाली शेप भी आ जाती है। सेकेंडली, जब हम टूथपेस्ट की तरफ आते हैं तो बहुत सारी ऑप्शंस हैं टूथपेस्ट में। मैंने एक रिसर्च पढ़ी थी टूथपेस्ट के हवाले से, जिसमें एट द एंड ऑफ द पेस्ट ब्लैक, ब्लू और ग्रीन कलर का एक मार्क लगा होता है पेस्ट पर। बताइएगा कि ब्लैक वाला कितना ख़तरनाक है और इन तीनों कलर्स के अंदर किस कलर का इंतखाब करना चाहिए पेस्ट का। आप बेसिकली जो नॉर्मल रूटीन में है, आप अगर देखें जो ब्रश आप यूज़ करते हैं उसका फैंसी होना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। आपको इलेक्ट्रॉनिक टूथब्रश भी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। टूथब्रश का जब इंतखाब करें तो उसमें आप मीडियम ब्रिसल्स को यूज़ करें। और इसके साथ साथ आप एक चीज़ का बड़ा ध्यान रखें, हम लोग अपने जो ब्रशिंग टेक्निक है उसको प्रॉपरली फॉलो नहीं करते। हार्ड ब्रश ना यूज करें और साथ में जो ब्रिसल्स हैं वो मीडियम हार्ड होने चाहिए। प्लस आप उसको सर्कुलर मोशन में यूज करें अपने ब्रश को। और जब आप अपने सल्कस को साफ करते हैं तो आप अंदर की तरफ ब्रश रखें और उसको बाहर की तरफ पुश आउट करें। बट ब्रशिंग हमारे मुल्क में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होती है, जिसकी वजह से ना सिर्फ हमारे दांत घिस जाते हैं बल्कि उसकी वजह से मसूड़े भी घिस जाते हैं। प्लस एक चीज मैं बहुत इंपॉर्टेंटली ऐड करूंगी कि हम दांतों की सफाई के साथ साथ अपनी टंग को भूल जाते हैं। कुछ ब्रश होते हैं जिनके बैक साइड पे ब्रिसल्स के अलावा एक सेरेशन होती है जो कि हमारी टंग की सफाई के लिए होती है। तो जब भी आप एक टूथब्रश सेलेक्ट करें
तो आप ये जरूर देखें कि उसके पीछे भी एक सेरेशन है जो कि आपकी टंग को साफ करने के लिए पेस्ट के बारे में क्या कहेंगी? पेस्ट के बारे में मैं आपको ये कहूँगी कि जो फ्लोराइड टूथपेस्ट नॉर्मल मार्केट में जो ब्रांडेड टूथपेस्ट अवेलेबल हैं, अगर आपको कोई गम्स का और टीथ का कोई इशू नहीं है तो एक नॉर्मल टूथपेस्ट विद ग्रीन लाइन दैट इज मोर देन इनफ, ठीक है। और उसमें फ्लोराइड की एक खास मिकदार मौजूद होती है जो कि आपके लिए हार्मफुल नहीं है। अगर आपको कोई ब्लीडिंग गम्स का इशू है या सेंसिटिविटी का प्रॉब्लम है तो आप अपने डेंटिस्ट से रुजू करें और प्रिस्क्रिप्शन के बाद आप वो टूथपेस्ट इस्तेमाल करना शुरू करें। विदाउट प्रिस्क्रिप्शन कोई चीज इस्तेमाल नहीं करनी डॉक्टर चाहिए। फातिमा ये भी because बता that दें कि मतलब जिस तरह से कहते हैं डर्मेटोलॉजिस्ट कहते हैं कि आपको शैम्पू भी जो है वो तब्दील करके यूज करना चाहिए, टूथपेस्ट का मामला भी यही है या आप एक ही जो यूज कर रहे हैं वो आप कर सकते हैं? नहीं, जो टूथपेस्ट आप यूज कर रहे हैं दैट इज मोर देन इनफ, मतलब उसमें एक फ्लोराइड का कंटेंट होता है जो कि सफिशिएंट है। ब्रश आपको हर महीने अगर आप चेंज कर सकते हैं तो वो जरूर चेंज करें, क्योंकि ब्रश के साथ ये होता है कि उसके अंदर जर्म्स इनकॉर्पोरेट हो जाते हैं और जब जर्म्स उसमें जमना शुरू हो जाते हैं तो वो फिर बजाय सफाई करने के वो आपको ये देखा कि लोग जो आप जर्म्स की बात कर रही हैं ब्रश पे, बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर रही हैं, और लोगों ने वो रखे भी वॉशरूम के अंदर ही होते हैं और कुछ जो है उन पे कैप भी नहीं होते, तो क्या इनको वहां पर रखना दुरुस्त है? किस जगह पे इसे रखना चाहिए? टूथब्रश आप बेशक वॉशरूम में रखें, बट वही मैंने देन अगेन आपको बताया कि उसको रिप्लेस करना बहुत जरूरी है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आपको कोई वायरल इन्फेक्शन हुआ है, आपका गला खराब हुआ है या आपको कोई बीमारी हुई, उसके बाद फौरन आप अपना टूथब्रश चेंज करें, बिकॉज वो जर्म्स उसमें परमानेंटली रह जाते हैं। और अगर आपका गला खराब नहीं है तो कितने टाइम इंटरवल के बाद हमें ब्रश को चेंज कर देना चाहिए? आइडियली तो आपको हर महीने जब आप ग्रोसरी करने जाते हैं एक नया ब्रश खरीद लें। अच्छा, ब्रश इतने महंगे नहीं होते। ये भी बता दें, चले ब्रश का तो हमें मुकम्मल इल्म हो गया कि एक महीने के बाद चेंज कर लेना चाहिए। स्केलिंग के हवाले से बताएं, ये दांतों को कितना फायदा देती है और कितने अरसे के बाद ये लाजमी करवानी चाहिए? और ये जो लोग डर रहे होते हैं कि इससे पता नहीं कोई नुकसान हो जाएगा, दांत खराब हो सकते हैं, मसूड़े खराब हो सकते हैं, दांतों में गैप आ सकता है, इनमें कितनी हकीकत है? उज़ैर, स्केलिंग के बारे में तो बहुत मिथ्स हैं, बहुत मिथ्स हैं जो कि कॉमनली प्रिवेल कर रही हैं हमारी सोसाइटी में। स्केलिंग एक कॉस्मेटिक प्रोसीजर है जो कि रूटीनली हमारी डेंटल प्रैक्टिस में किया जाता है। स्केलिंग के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। स्केलिंग एक अल्ट्रासोनिक टिप से की जाती है जो कि एक ब्लंट नीडल है, जो कि आपके ना गम्स को ना आपके दांतों को नुकसान पहुंचाती है। और वो एक अल्ट्रासोनिक मशीन है जो कि खास स्पीड के साथ रोटेट करती है और आपके डेब्री को रिमूव कर देती है, स्टेन्स को रिमूव कर देती है, प्लाक टाटर को रिमूव कर देती है। आपको ईयरली बेसिस पे स्केलिंग ज़रूर करानी चाहिए, क्योंकि अगर जब आप स्केलिंग नहीं कराते और आपके मुंह में प्लाक कैलकुलस जमा होता रहता है, जब वो कैल्सिफाई हो जाता है, वो कैलकुलस बन जाता है, वो आपकी गम लाइन को रिसीड करना शुरू कर देता है। जब आप अच्छा, क्विकली मिस फातिमा बताइएगा, मसूड़ों के हवाले से कौन सी गजाएं जो हैं मसूड़ों और दांतों के लिए नुकसानदेह हैं? आपको शुगरी ड्रिंक्स, कोलास और इनको अवॉइड करना चाहिए। और इसके अलावा बहुत ज़्यादा रात में ग्लूकोज का इस्तेमाल कम करें। आप कार्बोहाइड्रेट्स अपने कम कर दें। रात में आपके मुंह में शुगर कंटेंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि जितना भी बैक्टीरिया है वो आपके कार्ब्स के ऊपर एक्ट करता है और वो प्लाक और टाटर में उसको कन्वर्ट करता है, और जितनी भी केरीज और गम डिजीजेस वो उसी बैक्टीरियल एक्शन की वजह से होती है। तो रात की ब्रशिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। ब्रशिंग रूटीन के हवाले से भी लास्टली बता दें ऑडियंस को। ब्रशिंग रूटीन के बारे में मैं ये कहूंगी कि आप मॉर्निंग और इवनिंग में अपनी ब्रशिंग जरूर करें। रात को जब आप ब्रश करते हैं तो दैट शुड बी द लास्ट थिंग। उसके बाद आप दोबारा कुछ खाएं पिए नहीं, प्रेफरेबली। और इसके साथ साथ मैं ये जरूर कहूंगी कि आप एक नॉर्मल रूटीन में सॉल्ट वाटर का ड्रेन्स को अपने रूटीन का हिस्सा बनाएं। नीम गर्म पानी में नमक डाल के कुलियां जरूर करें, बिकॉज दैट इज अवेलेबल। सॉल्ट इज एंटीसेप्टिक, वो आपकी मुंह की बदबू को भी खत्म करेगा और आपकी जर्म मारेगा। इसके अलावा फ्लॉसिंग को भी अपनी रूटीन में इनकॉर्पोरेट करें। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर फातिमा। बहुत सारे जो मिथ्स थी और उनके हवाले से जो हकीकत है वो हमें जानने को मिली, और पेस्ट का इंतखाब किस तरह करना है, ब्रश का किस तरह, ब्रशिंग किस तरह करनी है और उन्हें कहाँ रखना चाहिए, कितनी देर बाद तब्दील करना चाहिए, ये सारी चीज़ें जो हैं हमें मालूम हो सकी हैं आपकी मौजूदगी की वजह से। आपसे मजीद भी किसी और मौके पर भी मजीद रहनुमाई हासिल करेंगे। जो मसाइल हैं दांतों के, बिल्कुल बहुत सारे बात भी मसाइल करेंगे, हैं, बहुत सारे मसाइल हैं। ये वो मसला है जो इग्नोर हो जाता है। बहुत सारे इश्यूज, बीमारियां हम डिस्कस कर लेते, दांत हम डिस्कस नहीं करते, लेकिन अब हमारी नजर पड़ गई है दांतों पर। आज ये मसला डिस्कस किया और इसके बाद दोबारा इनको इनवाइट करेंगे। मैं आपको एक ऐसी खबर भी दे दूं जिससे अवाम के थोड़े से दांत निकले हैं, लेकिन वो खुशी से निकले हैं।
वो खबर ये है कि जनाब हुकूमत ने अल्लाह अल्लाह करके इतनी कीमतें बढ़ाने के बाद अब बिलाखिर पेट्रोलियम मसनूआत पे कमी की है। आवाम को कुछ सुख का सांस मिला है, रिलीफ मिला है। पेट्रोल की कीमत में 7 रुपए 54 पैसे कमी की गई है, जो कि एक अच्छी कमी है, जिसके बाद पेट्रोल की नई कीमत अब 264 रुपए 61 पैसे फी लीटर मुकर्रर है। और हाई स्पीड डीजल की कीमत की बात कर लें तो 1 रुपए 48 पैसे फी लीटर किया गया है इसमें इजाफा, जबकि डीजल की नई कीमत 285 रुपए 83 पैसे फी लीटर हो गई है। इसके अलावा पेट्रोल पर जो लेवी है वो 77 रुपए 1 पैसे फी लीटर बरकरार है और डीजल पर भी लेवी 78 रुपए 2 पैसे फी लीटर बरकरार रखी गई है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी खुशाइंद पेशरफ्त है। अगरचा हाई स्पीड डीजल की कीमत में मामूली इजाफा किया गया है, मगर मजमूई तौर पर हुकूमत का ये इकदाम अवामी रिलीफ की सिमत एक मस्बत कदम है। देखना है ये है कि आने वाले दिनों में आलमी मंडी के हालात और हुकूमती पॉलिसियों से आवाम को कितना रिलीफ मिलेगा। फिलहाल पेट्रोल सस्ता होने पर ट्रांसपोर्ट, अशियाए खुर्दनोश और रोजमर्रा जिंदगी पर मस्बत असरात की उम्मीद की जा सकती है। बिल्कुल ही उम्मीद की जा सकती है, लेकिन जो डीजल की कीमत है हुकूमत को पेट्रोल के साथ डीजल की कीमत में भी कमी करनी चाहिए, क्योंकि जितनी आपकी ट्रांसपोर्टेशन होती है, जितनी आपकी गुड्स आती हैं, जिनमें सब्जियां हो या जो भी अजनास हो, तो वो इन बड़ी गाड़ियों पे आती हैं जो कि डीजल पे चल रही होती हैं। तो अगर उनकी कीमतें कम होंगी तो ट्रांसपोर्टेशन कम होगी, तो आवाम को अल्टीमेटली रिलीफ मिलेगा, इसका फायदा होगा। तो इसी के साथ प्रोग्राम में शामिल करते हैं एक ब्रेक। स्टे विद अस। प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे। इस्लाम की तारीख उन अजीम हस्तियों से रोशन है जिन्होंने ईमान की रोशनी को दिलों में बसाया, सच्चाई के रास्ते में मुसीबतें झेली और जुल्म की स्याह रातों में सब्र इस्तिकामत की शमा रोशन की। इन्हीं हस्तियों में एक दरख्शां नाम हज़रत अम्मार बिन यासिर रज़ी अल्लाह अन्हु का है, जिनका शुमार इस्लाम कबूल करने वालों में सबसे पहले अफराद में होता है। हज़रत अम्मार का शुमार उन सहाबियों में होता है जिनको कफ़ार मक्का ने इस कदर इजाएं दी कि जिन्हें सोचकर भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आपने मक्का की गलियों में वो वक्त देखा जब हक कहने वालों को गर्म रेत पर घसीटा जाता, दहकते कोयलों पर लिटाया जाता और नेज़ों से छेदा जाता, लेकिन इसके बावजूद हज़रत अम्मार का दिल ईमान से लबरेज रहा। आज जब दुनिया तज़ब्ज़ब, कमज़ोरी और मुफाद परस्ती के धारे में बह रही है, हज़रत अम्मार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का किरदार नौजवान नस्ल के लिए हदायत का रोशन चिराग है। उनकी ज़िंदगी हमें सिखाती है कि अगर दिल में सच हो या बातिल को आप हराना चाहते हैं और ईमान को शिकस्त ना हो ये चाहते हैं, तो इस पर अमल करना बहुत ज़रूरी है। और इसी पर मज़ीद गुफ्तगू कर लेते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं रिसर्च स्कॉलर सैयद फ़हद अली काज़मी साहब। बहुत शुक्रिया आपकी मौजूदगी का। फ़हद साहब बताइएगा इस हवाले से, हज़रत अम्मार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस्लाम लाने वाले इब्तदाई फ़र्द थे, उनकी ज़िंदगी हमें क्या सबक देती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और जनाब अम्मार इब्न यासिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जैसी जो पर्सनालिटीज़ हैं, इनकी लाइफ को अगर हम एक वर्ड में सम अप करें तो वो इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लबरेज थे। यूँ लगता है कि जनाब अम्मार इब्न यासिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जो वजूद है वो वजूद बिल्कुल प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से भरा हुआ है। इनकी लाइफ के आगाज़ को अगर हम देखें तो जैसे आपने इंट्रोडक्शन के अंदर वजह तौर पे फरमाया कि मक्कातुल मुकर्रमा के जितने सहाबा की हम आगाज़ में बात करेंगे, आप आगाज़ वाले साबिकून अल-अव्वलून की ये जमात है, उसके ये एक फ़र्द हैं। और आपकी फ़ैमिली जो थी वो जब प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डिक्लेरेशन ऑफ प्रॉफिटहुड फरमाई थी, उससे पहले ये अबू जहल और इसका जो ख़ानदान था, इनके वो क्लाइंट्स थे। जब आप ईमान ले आए हैं तो अबू जहल ने जुल्म व सितम के पहाड़ तोड़ डाले। और अगर आप लोग अहादीस का मुतालिया करें तो ये बात सामने आती है कि आपकी वालिदा सैयदा सुमैया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा इस्लाम की पहली शहीद खातून है, शहीदा अव्वल के आप बेटे हैं। उनको बहुत अजियतें दे के, वो मैं लफ्ज़ यहाँ पे नहीं बोल सकता, जिधर उनको नेज़ा मारा गया और उनकी शहादत हुई, तो आप उनके बेटे हैं। और जब इन पे जुल्म सितम होते थे, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुज़र होता था तो फरमाते आले यासर सब्र करना, आले यासर सब्र करना। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम गमज़दा रहते हैं इनके वो जो टेस्ट और ट्रायल्स को ये फेस कर रहे थे। लेकिन जानिसारी का ये आलम है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इमाम हाकिम ने इसको अपनी मुस्तदरक में रिकॉर्ड किया, इमाम इब्न बर ने अल-इस्तियाब में रिकॉर्ड किया कि ईमान का ये आलम है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया
जन्नत 4 लोगों का इंतज़ार कर रही है। जन्नत 4 लोगों की मुंतज़िर है, इश्तियाक रखती है। और वो 4 कौन है जी? अली, अम्मार, सलमान, बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। तो ये वो लोग हैं जो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इतने करीब हैं और जन्नत इनके इंतज़ार में है। सैयदना खालिद इब्न वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने जब से सरकार दो आलम से ये सुना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि अम्मार से बुग़्ज़ रखने वाला अल्लाह से बुग़्ज़ रखता है, तो मैं हमेशा अम्मार से मोहब्बत करता हूँ। तो आपकी जानिसारी वराउल बरा फ़कीदुल मिसाल मशहूर वाक़या है कि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मस्जिद नबवी की तामीर फरमा रहे थे, ये तकरीबन सरकार दो आलम के हम उम्र थे एज में, तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़यादत में मस्जिद नबवी बन रही थी। तो लोग जो हैं वो एक एक पत्थर उठा रहे हैं, आप 2-2 उठा रहे हैं, यानी वो मजदूरी का मामला है ना। अब तो पत्थरों को और अपने हिसाब से उस दौर के जितने मटीरियल और थे, ये ईंटें और हैं, वो पत्थर और थे, ये भी बताना। तो वो एक एक को सहाबा उठा रहे हैं, आप 2-2 को उठा रहे हैं। और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनकी जानिसारी को देख कर उनकी आंखों में आंसू हैं कि अम्मार कितना ज्यादा मेहनत कर रहा है इस मस्जिद की तामीर में। और मशहूर वाक़या है कि ग़ज़वा तबूक में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वापस आ रहे और कुछ दुश्मनाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आका पर हमला किया, नाउज़ुबिल्लाह उनको शहीद करने का मशहूर वाक़या है। तो सरकार दो आलम के 2 सहाबा उनके साथ थे, जनाब हुज़ैफ़ा बिन अल यमान और जनाब अम्मार इब्न यासर, जो सरकार दो आलम को प्रोटेक्ट कर रहे थे। और सरकार दो आलम ने इन हस्तियों के लिए दुआ दी इनको बहुत ज़्यादा, और जनाब हुज़ैफ़ा को फिर राजदार अपना बनाया। मशहूर वाक़या उलमा उसको जानते हैं। तो अम्मार इब्न यासर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की वो पर्सनैलिटी है कि सारी ज़िंदगी सरकार दो आलम के मकसद के साथ इन टोटलिटी एब्सोल्युटली फना हो गए, अनाइलेट हो गए, उस मकसद से पीछे नहीं हटे, वो मकसद नहीं छोड़ा आपने कभी। और मुझे एक चीज़ और यहाँ पे कहनी पड़ती है कि देखिए इतना महबूब सहाबी हैं कि जब जुल्म और सितम होता है ना, एट टाइम्स आपके ऊपर टॉर्चर होता है, तो बाज़ औक़ात टॉर्चर की वजह से कुछ जुमले आपसे निकल जाते हैं। तो एक दफ़ा ऐसा हुआ कि मक्की दौर का वाक़या है कि आप पर इतना टॉर्चर हुआ कि आपको मजबूर किया गया कि आप कुछ नाजेबा कलिमात कहें, और वो जान बचाने के लिए आपको कहने पड़ गए, वो सरजद हो गए। लेकिन इतने मगमूम थे, इतने परेशान थे, आका की बारगाह में आए कि मुझे आज इस तरह से ज़दोकोब किया गया है, मारा पीटा गया है, तो और ये कहा गया कि ये बोलो, और वो मैं बोल दी है, तो अब क्या होगा? तो रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान की आयतें नाज़िल फरमा दी। वाह! कि वो लोग, उन आयात का मफहूम है, वो लोग जिनका दिल रब के साथ मुतमईन है और जबर के जरिए उनसे कोई जुमले निकलवाए जाए तो उन जुमलों का कोई हर्ज नहीं है। यानी इनके लिए और हर मजलूम के लिए जो भी किसी जुल्म को सहता है और जुल्म से बचने के क्या लिए। खूबसूरत आपने उनकी शान बयान की कि उनके लिए आयतें नाजिल हुई बाकायदा तौर पे। नौजवानों के लिए ख़ास तौर पर बताएं कि हज़रत अम्मार की जो सिफ़ात हैं, ताकि उनमें से कोई एक सिफ़त नौजवान कोई अपना सके और उनकी दुनिया और आखिरत संवर जाए। देखिए, हज़रत अम्मार इब्न यासर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जो सबसे इम्पोर्टेंट सिफ़त है ना, जिस पे हमने चलना है, वो है वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते थे हक के साथ। जब आप हक को पा लेना, हक जिस फॉर्म में हो, हक को जब आप पा लें, आपने हक के रास्ते को नहीं छोड़ना, आपने बातिल को इख्तियार नहीं करना। हक के रास्ते में ही आपने जामे शहादत नोश किया। जब आपकी शहादत हुई है, सरकार दो आलम उसकी खबरें दे चुके थे कि आपकी शहादत, और वो जिन भी सर्कमस्टांसिस के अंदर हुई मौरिखीन ऑलरेडी जानते हैं। आप हज़रत अली उल मुर्तज़ा के हमरा थे और आपने जामे शहादत नोश किया। 800 बैत रिज़वान के सहाबा आपके साथ थे। तो ये तारीख़ है। तो मैंने नौजवानों को ये बताना है, और ये नौजवानों के लिए इंपॉर्टेंट बात है जो मैं करने लगा हूँ, कि सहाबा में भी कैटेगरीज है। आपको शेखैन करीमैन के साथ जुड़ना है, आपको खुलफाए राशिदीन के साथ जुड़ना है, आपको अहले बैत के साथ जुड़ना है, आपको क्रीम ऑफ सहाबा के साथ जुड़ना है। अगर आप क्रीम ऑफ सहाबा के ऊपर बात नहीं करते, सदीक अकबर के ऊपर, फारूक आजम के ऊपर, उस्मान गनी ज़ुन्नूरैन के ऊपर, असदुल्लाह के ऊपर, हसनैन करीमैन के ऊपर, जो क्रीम है, अम्मार इब्न यासर, बिलाल हबशी, सलमान अल फारसी, हजरत मिकदाद, इनका हमें नहीं पता,
तो ये बहुत ही एक अनफॉर्चुनेट मामला है। अम्मार इब्ने यासर रजी अल्लाह ताला अन्हो सहाबा की क्रीम है, उनके सरखैल हैं वो। और अम्मार इब्ने यासर ने मक्का के अंदर जिस तरह से कुर्बानियां दी, मदीना में जैसे कुर्बानियां दी, तबूक में जैसे सरकार दो आलम को प्रोटेक्ट किया, थ्रू आउट वो नबी अलैहिस्सलाम के मिशन के साथ रहे, हक के साथ रहे। ये वो पैमाना है जो मैंने अपनी यूथ को मुंतकिल करना है। बात ये हुई है, बहुत ही अनफॉर्चुनेट मामला है कि हमने सहाबा को अपने फिरकों में तकसीम किया हुआ है कि मैं इनको मानता हूं, मैं इनको नहीं मानता। नाउजुबिल्ला, ये नहीं करना हमने। और वो सहाबा जो कि डे वन से सरकार दो आलम के साथ है, कुरान की आयात जिनके हक में उतरी हैं, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अहादीस जिनके लिए वारिद हुई हैं, उनका अगर हम जिक्र नहीं करेंगे, इफ्स एंड बट्स का शिकार हो जाएंगे, तो बहुत ही प्रॉब्लमैटिक मामला रहेगा। तो मेरे ख्याल में यू डोंट हैव टू कॉम्प्रोमाइज। ये चीज़ जो है यूथ को मुंतकिल होनी चाहिए हज़रत अम्मार इब्ने यासर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सीरत से। अच्छा फहद साहब, ये भी हम देखते हैं कि जिस तरह से हज़रत अम्मार का पहाड़ जैसा सब्र इस्तकामत का जो उन्होंने मुजाहरा किया इतने जुल्म जबर के बावजूद, आजकल हम देखते हैं कि जो नौजवान हैं फौरी तौर पर मफादात को तरजीह देते हैं, मसलहत पसंदी करते हैं। आपने जिस तरह कहा कि हक़ पे खड़े रहना सबसे बड़ी उनकी सिफ़त थी, तो किस तरह जो तर्ज़ अमल है उनका, जो सहाबा का जो क्रीम है आप कह रहे हैं, उसे अपनाया जाए? क्योंकि ऑब्वियसली मुश्किल तो है, वो पैमाना तो जो है वो स्टैंडर्ड जो है वो बहुत हाई है, बहुत मुश्किल है। देखें, यही इंपॉर्टेंट बात है कि हमने पहले स्टैंडर्ड को कम्युनिकेट करना है। अगर हम स्टैंडर्ड को नीचे बता के कम्युनिकेट करेंगे तो हर कोई रुखसत के रास्ते पे चलेगा। रुखसत के रास्ते पे नहीं चलना, अजीमत बताएं पहले लोगों को कि अजमत का रास्ता ये है, अजमत का रास्ता सहाबा का, अहले बैत का, हुसैन का, अम्मार इब्ने यासर का, वो रास्ता कम्युनिकेट करें। और फिर अब हम बात करते हैं ना, क्वालिटी नहीं आ रही जी। क्वालिटी क्या है? क्वालिटी है स्टैंडर्ड को मैच करना। अगर मैं घटिया और अदना स्टैंडर्ड्स बताऊंगा कि ये हमारे स्टैंडर्ड्स हैं और उनको हम मैच करते रहेंगे तो क्वालिटी लो होगी। यूथ को ये बताना जरूरी है कि इस्लाम लॉफ्टी स्टैंडर्ड्स की बात कर रहा है और लॉफ्टी स्टैंडर्ड्स के लिए इसार कुर्बानी देनी पड़ती है, और वो इसार और कुर्बानी हजरत अम्मार इब्ने यासर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से बढ़कर कौन दे सकता था। एक आखिरी बात जो कि मैं यूथ के लिए करना चाहूंगा, ये स्पिरिचुअल बात है। हजरत हुज़ैफा बिन अल यमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपना राजदार बनाया। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ये तर्ज अमल था कि जिस जगह हुज़ैफा किसी का जनाजा नहीं पढ़ते, हजरत उमर भी नहीं पढ़ते और पूछते कि जनाजा पढ़ना है या नहीं पढ़ना, बिकॉज हजरत हुज़ैफा बिन अल यमान को सरकार दो आलम ने एक मयार बनाया हुआ था, उनको कुछ इन्फॉर्मेशन इनायत की हुई थी, वो इन्फॉर्मेशन सिर्फ उनके पास थी, तो वो राजदारे रसूल थे। ऑन हिज डेथ बेड लोगों ने पूछा कि ए हुज़ैफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आप राजदारे रसूल है, व्हाट इज द वे फॉरवर्ड? वे फॉरवर्ड क्या है? जब आगे फितने आएंगे, टेस्ट आएंगे, ट्रायल्स आएंगे, क्या करें? तो फरमाने लगे अम्मार के रास्ते को कभी ना छोड़ना। वाह वाह, जिधर अम्मार है उधर हक है। क्या खूबसूरत यही यूथ के लिए पैगाम है कि जिधर अम्मार है उधर हक है, अम्मार के रास्ते को ना छोड़ना। बहुत खूबसूरत, बहुत शुक्रिया आपका फहद काज़मी साहब। और बिल्कुल ये जो रास्ता है मुश्किल ज़रूर है, कठिन ज़रूर है, लेकिन आप कोशिश करें कि आप इस रास्ते के मुसाफिर ज़रूर बने। तो नाजरीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, बल्कि ये इस हफ्ते का हमारा आखिरी प्रोग्राम है। इंशाल्लाह मंडे को दोबारा आपसे मुलाकात होगी। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।